आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप की दौर चल रहे हैं, पर इन तमाम दौरों के बीच भी लगातार गोलियां भी चल रही हैं। मैंने गोलियों की बात इसलिए की क्योंकि यहां पर जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है वो स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात कही जाती है, पर तमाम मामले ऐसे घटित हो जाते हैं जिनके बाद कानून व्यवस्था पर पिष्ट उठाना लाजमी बन जाता है। और हम जैसे खबरनवीस का ये काम भी है कि अगर कुछ अच्छाई है तो उसकी तारीफ भी करना जरूरी है, पर अगर कुछ बुराई है या कोई कमी है तो उसके लिए भी आवाज उठाना जरूरी है। आज से लगभग 53 दिन पहले 15 अप्रैल को एक कांड हुआ था, अतीक अशरफ हत्याकांड। 3 लड़कों द्वारा, लड़के ही बोलेंगे, कोई बहुत उम्रदराज लोग नहीं थे, खुलेआम अतीक अहमद और अशरफ उसका भाई की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी पुलिस अभिरक्षा में। और उसके बाद जो सनसनी फैली थी, जो चर्चाएं हुई थी, और यहां पर सरकार पर खुलकर हमला बोला गया था विपक्ष के द्वारा कि सरकार यहां पर किस तरह की कानून व्यवस्था लेके आई है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो खुलेआम दर्जनों राउंड गोले चलाते हैं और अतीक अहमद और अशरफ जैसे दुर्दांत अपराधियों को सरेआम ढेर कर देते हैं। खैर, तमाम तरह के बयान आए, ये भी कहा गया अपराधी थे, अपराधी को अपराधियों ने मार दिया है। पर अगर अपराधी को अपराधी मार दिया है तो ये प्रश्न चिन्ह आपकी कानून व्यवस्था पर भी है। अपराधी को सजा देने के लिए कानून बना है, कानून की जरूरत इसी जगह पर आती है। पर उसके बाद अगर पुलिस अभिरक्षा की बात करें, दूसरा कांड कल राजधानी लखनऊ में हुआ, हाईकोर्ट परिसर में, जहां पर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, पश्चिम का दुर्दांत अपराधी, मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ कहे जाने वाला संजीव माहेश्वरी को यहां पर एक युवक द्वारा, युवक ही बोलेंगे, बहुत उम्रदराज नहीं था, उसके द्वारा खुलेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। गोलियां इस कदर चलाई हैं कि वहां पर एक बच्ची भी घायल हुई है, जिसको देखने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अस्पताल भी गए थे और वहां पर उन्होंने इस बच्ची से सेहत का हालचाल ही पूछा और उसको सांत्वना दी कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। खैर, मुख्यमंत्री ने तमाम मामले पर एसआईटी गठित कर दी है। 3 लोग इसमें जो जांच करेंगे, जिसमें मोहित अग्रवाल भी है, नीरजा चौधरी भी है और प्रवीण कुमार भी है। एसआईटी गठित हो गई और एसआईटी पहले भी कई बार गठित होती है। खैर, वो अलग विषय है, पर विषय आज का महत्वपूर्ण यह है कि हम यहाँ किसी हत्याकांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसी पुलिस अभिरक्षा पार्ट 2 हत्याकांड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, कि जहां पर एक तरफ हम ये बात कहते हैं कि बुलडोजर नीति इतनी सक्रिय है कि अपराधी थर थर कांप रहे हैं, पर बुलडोजर नीति कहां पर छीन हो जाती है कि अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद हो जाते हैं कि वो न जगह देखते हैं, ना लोग देखते हैं, ना भीड़ देखते हैं और ना दर देखते हैं कि वो दर क्या है। दर यानी कि पुलिस अभिरक्षा है, कि वो न्यायालय है, कि पुलिस ग्राउंड है, कि अस्पताल है, या सरेआम सड़क है जहां पर खुलेआम हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, पर पीठ थपथपाने के बीच में एक बात बहुत अहम है कि हम बात सबसे बड़े सूबे की कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, एक देश के बराबर आबादी, पर अगर राज्य में कानून व्यवस्था पर कुछ काम नहीं होगा तो शायद जो बातें हैं वो बेमानी माने जाएंगी। मैं यहां पर सरकार पर कटाक्ष करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर आप बोलते हैं कि हाँ कानून व्यवस्था हमारे चौक चौबंद है, तो फिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं, ये कमियां क्यों सामने आ रही हैं, ये कमियां किस कदर की हैं, ये कमियां किसकी हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जवाबदेही किसकी है, जिसके बाद इस तरह से खुलेआम हत्याकांड हो जाता है, जिसकी सजा एक बच्ची को भी भुगतनी पड़ती है। अपराधी को अपराधी ने मारा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तमाम तरह के ट्वीट चल रहे हैं। अपराधी को अपराधी ने मारा, अगर यही नीति है तो फिर न्यायालय की व्यवस्था क्या है, जरूरत क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, हम बात करते हैं बुलडोजर नीति की, हम बात करते हैं अपराधियों के हौसले बुलंद को नेस्ते नाबूद करने की। अपराधी थर थर कांप रहे हैं, अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, पर अपराधियों के बीच में अचानक से डर कहां चला गया है कि अपराधी
खुलेआम हत्याकांड भी कर रहे हैं। अगर हमने बुलडोजर का प्रहार देखा है, अगर हमने थरथराते लोग देखे हैं, अगर हमने ये भी देखा है कि कानून व्यवस्था से डर कर, योगी शासन से डर कर हाथ में तख्ती पकड़े लोगों को सरेंडर करते देखा है, एनकाउंटर देखे हैं, जीप पलट्टी भी देखी है, तो अब हम यहाँ पर हत्याकांड भी देख रहे हैं, वो भी खुलेआम लाइव। प्रश्न है, सवाल है कानून व्यवस्था पर, कमी को कैसे पूरी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े आबादी राज्य उत्तर प्रदेश में। फिलहाल महत्वपूर्ण बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। सिविल कोर्ट में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि एक गवाही के तौर पर जीवा यहाँ SC/ST कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए आया था और उस पर किसी ने हमला किया, उस पर गोली चली और उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें एक और बच्ची 1.5 साल की थी लगभग, उसको भी चोट आई है, उसका उपचार किया जा रहा है, वो स्टेबल कंडीशन। कि जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद जो वकील हैं वो भी यहाँ पर सख्ते में हैं, कैसे खुलेआम यहाँ पर हत्याकांड हो जाता है और उनकी सुरक्षा पर बड़े बड़े प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेंट्रल बार एसोसिएशन ने इस पर संज्ञान लेते हुए 12 जून तक हड़ताल भी कर दी है। उनका कहना है कि जब तक न्याय व्यवस्था पे काम नहीं होगा, जब तक न्याय पर हम लोग को ये आश्वस्त नहीं किया जाएगा कि कोर्ट परिसर में आप सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा पुख्ता है, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इस बार एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जो फर्जी वकील है हम उनको भी चिन्हित करेंगे, उनको न्यायालय परिसर से बाहर करेंगे, यहाँ पर चेकिंग भी होगी, सब कुछ होगा। पर यहाँ पर जिस तरह से जांच और रूपरेखा अगर पहले दुरुस्त होती, कहा जाता है कि कचहरी परिसर में एक निर्कटर लेके भी आप नहीं जा सकते हैं, पर उस परिसर में किस तरह से अपराधी हथियार लेके अंदर चला गया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिस्टल लेके, रिवॉल्वर लेके कैसे चला जाता है, ये बड़ा प्रश्न होता है। सीसीटीवी कैमरे कहाँ चले जाते हैं, मेटल डिटेक्टर कहाँ चला जाता है, बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर नहीं है, यहाँ पर प्रश्न है कानून व्यवस्था को लेकर। क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था पर अगर हम बात लंबी लंबी करते हैं तो उस कानून व्यवस्था में किस तरह की कमियां आ रही हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था की अगर हम बात कहें तो न्यायालय परिसर में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अब तक बात कही जाती है पर काम नहीं होता। अभी भी कई कच्चे हम देखेंगे तो वो भी जर्जर हैं, मेटल डिटेक्टर भी जर्जर हैं, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुस्तैद वाले होने वाली पुलिस है वो भी यहाँ पर चीजों को नहीं देखती है। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे उनके पार्लियामेंट प्रवक्ता इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे और महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन ब्रजेश यादव अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो विवेक श्रीवास्तव से रहेगा। विवेक भाई कैसे देखते हैं, अभी हमने बोलिएगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर पुलिस अभिरक्षा कांड 2 हो गया है, 2 लाइव मर्डर, कैसे देखेंगे, क्या बात कहेंगे, किसकी चूक है, जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, खुलेआम हत्याकांड। देखिए गौरव जी, जिस जगह पे घटना घटी है, अच्छा, न्यायालय की जितने भी एंट्री गेट हैं सब पे एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं, अच्छा, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, पुलिस की एक टीम वहाँ तैनात रहती चेक है, नहीं करता बस। और कुछ भी आप लेके जाइए तो एक्सरे मशीन से आपको अपना जो भी चेक नहीं, मैं भी कहीं गया, मुझे चेक नहीं किया रहता है वो जी, चेक करवाना पड़ता है जी। हो सकता है आप काले सफ़ेद ड्रेस में रहे, मध्यस्थता का लाभ आपको मिल गया हो। अच्छा, आमतौर पे वहाँ पे बिना चेक किए आम आदमी की एंट्री नहीं होती है। जो घटना घटी है जी, निसंदेह वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कुछ चुनौती देने वहाँ वाली की है। सुरक्षा व्यवस्था की देश की प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ की बात कर रहे हैं आप। जिस परिसर में ये घटना घटी है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था
उस परिसर में जो सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, अच्छा उस व्यवस्था के लिए ये घटना चुनौती है। अच्छा वो व्यक्ति कैसे असलहे के साथ वहाँ तक पहुँचा, क्या उन एंट्री गेटों से उसी निकलते हुए गया या असलहे उसको कहीं और से मिले, किसी और जी जगह से कुछ ऐसी कोई अप्रोच है जहाँ से उसको असलाह दिया जा सका हो। एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी को जांच करने दीजिए। जी जांच में ये चीज़ें स्पष्ट होकर आ जाएंगी कि वो व्यक्ति तक असलहा या असलहे के साथ वो व्यक्ति कैसे पहुंचा अच्छा और कैसे इस घटना को अंजाम कैसे दिया। मालूम करेंगे? कैमरे बंद थे वहाँ के, सूत्र बता रहे हैं। देखिए, सूत्र के हवाले से इस तरह की जांच पे कोई निर्णय नहीं होते हैं। अच्छा अधिकारी मौके पर सब मौजूद थे, मौके पहुंचे हैं। अच्छा एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, अच्छा सबकी जवाबदेही होगी तय। अच्छा किस गेट से एंट्री किया, कैसे उसके पास असला गेट पे था या गेट में अंदर होने के बाद कहाँ से पहुंचा। अच्छा बहुत से वहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। जी। हो सकता है, मैं आपकी बात से सिरे तो नहीं नकारता कि सीसीटीवी कैमरे खराब ना हो सकता है एक दो खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कचहरी परिसर के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब होंगे। अच्छा, ये सही संभव होगा। नहीं है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, जितने एंट्री गेट सब पे मेटल डिटेक्टर लगा हुआ, सब पे एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं, बिना उसके संभव नहीं है और कोई रास्ता है तो नहीं। आपको क्या होता है, मिस्टर इंडिया बन के घुस गया है नहीं, हाईकोर्ट के मिस्टर अंदर? इंडिया नहीं, जिससे नहीं, क्या कह रहा है, मिस्टर इंडिया बन के चला गया वो उसके एक अंदर? तो वकील की ड्रेस में गया। अच्छा अच्छा आमतौर पे होता क्या है कि वकील की ड्रेस में आने पे जो वहाँ पे पुलिस टीम के लोग होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करते, आसानी से पुलिस की एंट्री वहाँ हो जाती है, अधिवक्ताओं की एंट्री हो जाती है। अच्छा इसमें बेहतर ये होता है कि अगर बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ अधिवक्ताओं की वहाँ नियमित एंट्री के समय कुछ ऐसी व्यवस्था होती जी जो अधिवक्ताओं की आईडी वगैरह चेक कर पाते। अच्छा चूँकि पुलिस के जिस स्तर के वहाँ कर्मचारी होते हैं, अच्छा भाई जी स्तर समझ कि स्तर क्या बोलना चाहते हैं? इससे मेरा पुलिस कहने पुलिस मतलब होती है, पुलिस स्तर क्या होता है उसका? सिपाही होते हैं, कोई दरोगा, सक्रिय पुलिस, कोई निष्क्रिय पुलिस, कमजोर पुलिस, बाहुबली पुलिस, ऐसा भी होता है क्या? मेरा कहने का प्राय है कि सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं। अच्छा 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 अधिवक्ताओं का जितना वहाँ पे प्रेशर रहता है और जिस तरह से उस समय उनकी एंट्री होती सवेरे की होती है, आने जाने का क्रम बना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा उनके साथ आईडी चेक करने की कवायद हो नहीं पाती। अच्छा अच्छा बेहतर हो कि अगर बार के सदस्य इसमें कुछ सहयोग करते तो ये सुरक्षा व्यवस्था और अच्छा बार चाक यहाँ पे चौबंद बार की जिम्मेदारी है, बार की गलती है, नहीं, गलती मैंने नहीं कहा, ना जिम्मेदारी का, सहयोग की अपेक्षा की। सहयोग की अपेक्षा की है। जी। ठीक है, तो आप कुल मिला के मानते हैं कि प्रदेश में कानून का राज है, पर वहां पर जहां पर ये घटना हुई है जी। वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं। नहीं, कानून व्यवस्था वहाँ भी ठीक थी, अपराधी तुरंत पकड़े गए अच्छा पकड़े गए, और आगे उनके सबसे अच्छी ऊपर बात तो यही कार्रवाई है भी कि होगी। प्रयागराज में भी पकड़े गए तो यहाँ ही पकड़े गए, नहीं, पर एक बिल्कुल। पर दोनों में कॉमन एक ही है कि हत्या करने के बाद। ठीक है, नहीं ठीक, हत्या देखिए, जो रंजिशन हत्याएं गौरव जी किसी शासन काल में बंद नहीं होती। अच्छा जो जिसको मारने का मन बना लेगा रंजिशन पर हत्याओं पे, भाई लाइव मर्डर हो रहे हैं, अरे भाई लाइव तो दर्जनों गोलियां चलाई जा रही है, लाइव तो- अधिकारी वहां खड़े रहते हैं, जब वो अपराधी गौरव हाथ जी, उठाते हैं तब गौरव- उनको पकड़ा जाता है। गौरव आपने जी, देखा है गौरव अतिक जी- अशरफ वाले मामले में? जी गौरव जी, लाइव मर्डर तो जब आप लाइव लक्षशंका जाते दिखा रहे हैं अपराधियों को, अच्छा, दीर्घशंका जाते तो दिखा मना कर रहे दिया हैं। करिए ना, नहीं, अब हम बोल दिया तो करिए मना कि कर यहाँ पर रहे हैं। मीडिया अलाउ नहीं है। ये तो मीडिया की तो भी आप लोग खुद जिम्मेदारी मजा आता है। मीडिया की अब भी बोल रहा है कि आप मीडिया की लोग खुद की भी करते दिखा जिम्मेदारी रहे हैं। है कि जी। उसको क्या दिखाना चाहिए, जैसे क्या कई नहीं जगह पर दिखाना मीडिया को रोक चाहिए। दिया जाता है, तमाम मामले हमने देखे हैं, टोल पे रोक दिया जाता है, उसके तमाम घटनाएं वहां पर घटित हो जाती हैं, भाई ये तो यहाँ भी रोक दिए मीडिया होते। को भी अपना एक नैतिक अनुशासन होता है अच्छा कि उसे क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। अब अगर आप अपराधी के पीछे कैमरा लेकर के उसके लघुशंका से लेकर दीर्घशंका तक कवर करेंगे कि ये देखिए अतीक अहमद जेल से निकला, ये दरवाजा खुला, ये गाड़ी से उतरा, ये देखिए अतीक अहमद लघुशंका जा रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की कवरेज करें तो फिर भाई अगर उसका उसी में दौरान मर्डर हो जा रहा तो कैमरे को आपको भी आए नहीं आएगा। आप काम करेंगे नहीं और यहाँ पर ठीकरा कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अच्छा, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा चलिए, और उसे एक सजा देना जवाब अदालत का आपके काम बच्चे है। इसमें अदालत को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के मुकदमे इतने लंबे समय तक क्यों चलते हैं। अच्छा, तो आप 9 साल से काबिज है केंद्र में, कुछ कानूनी बना लीजिए, एमपी-एमएलए संशोधन करा कोर्ट की लीजिए। व्यवस्था हम ही ने की है। अच्छा राजनीतिक लोगों के जो मुकदमे निपटना शुरू हुए, उनको सजाएं होना शुरू हुई हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि शायद
वहाँ पर याचिकाएं जो है वहाँ पर सुनवाई करके उनके जमानत होनी शुरू हुई है। तमाम मामले जमानतें होती देखी है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, ब्रजेश यादव, महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे डिबेट में। ब्रजेश जी कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का पक्ष है कि जो घटना हुई है वो एक स्थान विशेष पर हुई है, वहाँ पर व्यवस्था थोड़ी कमजोर थी या वहाँ पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई थी या वहाँ पर कुछ निष्क्रियता थी, इसके कारण घटना हुई है। कानून व्यवस्था कह रहे हैं प्रदेश में ठीक है, पर वहाँ पर जो कुछ कमी रह गई जिस कारण इस तरह के हत्याकांड लगातार हो रहे हैं, चाहे प्रयागराज की बात करें और चाहे कानपुर कचहरी की, लखनऊ कचहरी की बात करें। ब्रजेश यादव जी आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं जी, तो कानून व्यवस्था मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जी। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और ये दायित्व प्रदेश सरकार का बनता है जी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी मैं उमेश पाल हत्याकांड की बात करता हूँ, जी उसके बाद देन आफ्टर बात करता हूँ अतीक अहमद की, जी उसके बाद इंसिडेंट हमारे लखनऊ का है। देखिए उमेश पाल की जो हत्या हुई, जी कैसे रोड पे दिन दहाड़े जी किस तरह से मारा गया, उसके बाद जो हो रहा है अतीक अहमद के साथ, देखिए नो डाउट अतीक अहमद हार्डेड क्रिमिनल था जी और अपराधी अपराधी होता है, जी चाहे कल की घटना हो जी चाहे उसके पहले की घटना हो। मैंने कल भी कहा था न्यूज़ चैनल पे, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहीं, जी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, उनकी भी सरेआम हत्या हुई। हत्या होने के बाद उनका ट्रायल चला। अभी हमारे वहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है। जी अगर हम ये कहें कि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं पॉलिटिकल पर्सन्स के, पार्टियों के भिन्न भिन्न, जी कि हार्डेड क्रिमिनल था, जी मार दिया गया, ठीक है। देखिए हमें उससे सिंपैथी नहीं है, लेकिन हमारा जो सारी सिंपैथी है एडवोकेट होने के नाते जी और कानून के रक्षक होने के नाते, तो क्या ये तरीका ठीक है जी कि कभी मीडिया पर्सन बन के जाके अतीक अहमद की हत्या होती है, कभी उमेश पाल की हत्या होती है, आज नंबर आ गया काला कोट पहन के फर्जी वकील बन के कल उस गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। जी मेरा ये कहना था कि बुलेट प्रूफ जैकेट में वो आता था जी और शासन ने, जी पुलिस तंत्र ने अभी तक कोई स्टेटमेंट ये नहीं दिया कि कल उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी क्यों नहीं थी। इमरान लतीफ़ जी बुलेट प्रूफ जैकेट उसने क्यों नहीं पहनी थी, जी। उसका क्या कारण था, उसको क्यों नहीं पहनाई गई थी, जी और बहुत बड़ी सिक्योरिटी में वो आता था। जी हमें तो कुछ लगता है कि देखिए ये सब जो चल रहा है जी इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हाथ है। अब ये प्रॉपर जब इंक्वायरी होगी जी तभी पता तो चलेगा जी, कि यहाँ पर क्या एक है। बात ये भी है कि 2007 में नवंबर 23 में लखनऊ कोर्ट के साथ अयोध्या कोर्ट में हम धमाका हुआ था। 2007 के बताएं तो पेशी पर आए शहीद और मकसूद पर फायरिंग भी हुई। 2008 की बात करें तो सिविल कोर्ट के शौचालय में सुतली बम से धमाके हो गए थे। 12 की बात करें सिविल कोर्ट परिसर में कूड़े के ढेर में विस्फोट हो गया था। और 17 की बात करें तो लखनऊ बार के संयुक्त सचिव संजीव लोधी पर बम से हमला हो गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट परिसर में जो घटनाएं हैं ये आज की नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इन पर संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं कमी है जहाँ पर काम करना चाहिए और वो जगह, वो घर, वो मंदिर जिसको न्याय का मंदिर कहते हैं, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है, और वहाँ पर इस तरह से हीला बहाली हो रही है। अब इसको लेकर मेरे ख्याल से बाढ़ को बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसे कि आपने जानकारी मिली कि 12 जून तक हड़ताल भी करती है, तो यहाँ पर बड़ा कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो पाए। कम से कम कोर्ट परिसर जो न्याय का मंदिर है वो सुरक्षित रहे, वहाँ पे आने वाले लोग सुरक्षित रहे, चाहे वो वादी हो, चाहे प्रतिवादी हो और चाहे वकील। हमें अभी इस बात का जवाब नहीं मिला जी कि एक जुडिशियल कस्टडी में अतीक अहमद जी का मेडिकल हो रहा था। जी मेडिकल कराने वाले पुलिस वाले थे। उस परिस्थितियों में मीडिया का इंटरव्यू लिया जाना क्या उचित था? नहीं था। तो उसी तरह से आप अगर कोर्ट परिसर देखें तो अपराधी कोर्ट परिसर को बहुत सुरक्षित स्थान मानना है, क्योंकि हमारे वहाँ एक वृहद स्तर पे हमने आम सभा की, जैसा कि कल हम लोगों ने तय किया था। जी
उस आम सभा में सबसे पहला इनिशियल हमारा जो प्रस्ताव हुआ कि जितना भी दोषी पुलिसकर्मी है जी जो वहाँ पे जिसकी ड्यूटी तैनात की, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आज 24 घंटे हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से देखिए, बहुत बड़ा वीक पॉइंट है उस पर शासन बिल्कुल चुपचाप मौक है, मौन व्यवस्था से उस पे है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें जी जो सेकंड पॉइंट हम लोगों का है, जी आप कोर्ट परिसर में आइए, पुलिस वाले बैठे रहते हैं, मोबाइल खेला करते हैं, देखते किसी भी व्यक्ति का बैग चेक नहीं करते हैं। मेरे पास अभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जी कि अपराधी आया, उसको लॉकअप से निकाला और हजरतगंज के सहारागंज मॉल में शॉपिंग कराई गई। लीजिए। नो डाउट कि इसमें हमारे भी कुछ लोग होते हैं, बाहर के भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र में, न्यायपालिका में ये व्यवस्थाएं जो चरमरा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जी इसका जिम्मेदार अगर कुछ हम हैं तो शासन भी है, बिल्कुल। ठीक है पुलिस तंत्र भी है। ठीक है। विवेक पांडे, नेता सभा, आप ही कह रहा है। मनी भाई आपको लेता हूँ। देखिए, पहले तो पूरे मंच पे उपस्थित पूरे पैनल्स को मैं ससम्मान प्रणाम करूंगा और विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं आदरणीय ब्रजेश यादव जी को, क्योंकि वो हमारे सेंट्रल बार के महामंत्री भी हैं और मैं स्वयं चूंकि एक अधिवक्ता हूं और ये हमारे मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक स्वरूप हैं जी। हमें भी कोर्ट में कोई समस्या होती है तो हम इन्हीं के नेतृत्व में अपनी बातों को उठाने का काम करते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी विफलता को स्वीकार करने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है जी। आप जब किसी अपराधी की हत्या की बात करेंगे तो ये इनका एक लेमैन एटीट्यूड हो गया है कि क्या वो भगवान था, क्या वो समाज सेवी था। क्या बात? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो अपराधी था तो एक अपराधी को समाप्त करने के लिए आप एक दूसरे अपराधी को पनपने का मौका नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याकांडों का दौर चल रहा है और विशेष आप देखिए कृष्णानंद राय के मामले से जुड़ा हुआ हत्याकांड, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखते हैं मामलों को। कृष्णानंद राय के हत्याकांड से जुड़े हुए लोगों का और उनके लोगों का जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार हत्याकांड चल रहा है, मुझे लगता है ये तो जैसे लग रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूरी तरीके से संरक्षण में इनको संपादित किया जा रहा है। अच्छा भाई, मैं देखो, आपको याद ही होगा, पहले मुन्ना बजरंगी सरकार करा रही है। मुन्ना बजरंगी के पहले उसके साले पुष्पेंद्र, उसके बाद मिराज, उसके बाद अब जो हत्याकांड ये सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं तार जो है, मुझे लगता है तार जो है ये जुड़ रहे हैं। अब ये हालांकि ट्रायल का विषय, हम लोग अधिवक्ता भी हैं तो हमारी सोच का स्तर देखिए दूसरा होता है, थोड़ा हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं चीज़ों को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार अपनी छवि सुधार के लिए कितने विज्ञापन देती है, कितने प्रचार प्रसार में खर्च करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र विफल है, कमजोर है, इसको आप नहीं स्वीकार करते हैं, उसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। अच्छा, कारण बता दूं मैं आपको, आप वाहवाही तो लूट ले गए अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को समाप्त करने इसको वाहवाही बोलेंगे कि इसको नुकसान नहीं, बोलेंगे? मेरी बात आ जाए, ये तो वाहवाही लूट ले गए ना कि अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य हमने नेस्तनाबूद कर दिया। अच्छा, लेकिन पूरे प्रकरण को अंजाम देने वाला, प्लान करने वाला मास्टरमाइंड गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? पकड़ में आया? अच्छा, जानकारी है? पता है किसी को? उनकी धर्मपत्नी किसी को जानकारी है? नहीं है ना। तो आप ये मानिए कि लूपहोल है, खुफिया तंत्र आपका कमजोर है और आप जब तक इस पे काम नहीं करेंगे, भाई देखिए, घटना घटने के बाद एसआईटी बिठाना केवल खाना पूर्ति जैसा है। अच्छा, अगर घटना होने के पहले आप इसको रोक लेते तब ये मान सकते थे कि हाँ, कानून व्यवस्था उत्तम है, दुरुस्त है। लेकिन घटना होने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, रेप हो जाने के बाद अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं, आप इसको उत्तम कानून व्यवस्था मानते हैं। अपराध तो घटित हो गया ना, अपराध तो घटित हो गया ना। कानून व्यवस्था का मतलब होता है कि अपराध घटित होने के पहले उसको समय से रोकना, इमरान भाई, न कि अपराध घटित होने के बाद उस अपराध के ऊपर लिपापोती करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना, जो मेरा मानना है। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में एक चीज और आपको मैं बता दूं, 3:50 पे पहली गोली चली थी। अच्छा, और 4:20 पे अस्पताल ले जाते हैं, जबकि बलरामपुर अस्पताल बगल में है। अच्छा, तो आप सोचिए कि सिविल कोर्ट जैसा एक संस्थान, जहां पे कि न्याय लेने उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक लोग वहां पर आते हैं अपने मुकदमों केसों की सुनवाई के लिए, हम लगातार कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एक बहुत पहले कोविड के बाद एक अधिवक्ता साथी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी एनआई कोर्ट में, एनआई की कोर्ट में। उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक तत्काल एम्बुलेंस और बाकायदा डॉक्टरों की टीम वहां पे बिठाई जाएगी। कहां है डॉक्टर, कहां है एम्बुलेंस? भाई, मुझे लगता है कागजी वादों से अगर सुशासन कायम होता है तो उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है, इस पूरे राष्ट्र का सबसे उत्तम प्रदेश है। दूसरी बात पे आ जाऊं, जीवा ने 6 गोली चलाई, जो कि एक सिपाही, जीवा ने जो चलाई, पहले 6 गोली चली जो कि जीवा को लगी, ठीक। अच्छा। फिर एक सिपाही को, एक मासूम को टोटल 8 गोली। और ये जो रिवॉल्वर है, ये .357 बोर अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर है, जिसका चैम्बर ही 6 गोली का होता है। अच्छा। तो वो दो गोली एक्स्ट्रा किसने चलाई?
अच्छा क्या इस बात पे किसी ने अभी तक सवाल पूछा? अच्छा क्या ये किसी के नजर में आई बात कि 8 गोली चली और चेंबर ही 6 रिवॉल्वर का था, तो क्या उसने दोबारा लोड की थी? इतना मौका तो वहां पे मिला नहीं, अधिवक्ताओं ने तुरंत उसको धर दबोचा। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरी तरीके से जो और क्या एज है इसकी, ये मुंबई से आया था। अब ये मुंबई से अपराध करके आया था, पेशेवर अपराधी था, वहां से भाग के आया था, भगौड़ा था कि यहाँ पे इसको प्लांट किया गया। ये तो जांच का विषय है। प्लान क्यों बोल रहे हैं आप? प्लान समझ नहीं पा रहा हूँ भाई। मुंबई से आकर के कोई सीधे अपराध की दुनिया में यहाँ पे एंट्री करता है तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद लगता है। किसने प्लान किया है? मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, इनका राजनीतिक वाहवाही और लाभ कौन ले रहा है? अच्छा, मंचों से इनका राजनीतिक लाभ जो ले रहा है, सवाल तो उन्हीं पे उठेंगे भाई। कानून व्यवस्था आपको देखनी है, कार्यकारी डीजीपी से आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। बड़ा सवाल। कानून व्यवस्था इसीलिए कर रहे हैं ताकि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो सके, ताकि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो सके। गौरव भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगभग आज सुन लीजिए, आज आदरणीय कपिल सिब्बल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये सवाल पूछा केंद्रीय गृह मंत्री से कि लगभग 43 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में। ठीक है, मलिक जावेद अंसारी, मलिक भाई आप भी देखते हैं, दिल्ली से लेकर तमाम चीजें आप में देखते हैं, हत्याकांड हो रहे हैं खुलेआम, लाइव मर्डर हो रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। पहले मर्डर होते थे, पर अब मर्डर को हम खुलेआम आंखों से देख सकते हैं। कैसे गोलियां चलती हैं, कैसे दर्जनों गोलियां चलाई जाती हैं, कैसे किसी का रक्त बहा जाता है और कैसे वहां को पकड़ा जाता है। सब देखिए आप खुलेआम लाइव। पर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े कदम हैं वो बड़े कदम अब तक नहीं उठाए जा रहे हैं। ना बड़े कदमों पर सुनवाई हो रही है, ना बड़े कदमों के लिए गंभीरता दिखाई जा रही है, ना बड़े कदम की आहट है कि हाँ, कि शायद अब कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है कानून व्यवस्था को लेकर, जिसको लेकर हम अब तक केवल सुनते थे, पर ऐसा परिवर्तन अब तक नजर में नहीं आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरा मामला है, बड़ा मामला हुआ है, विपक्ष की भी वो सक्रियता नजर नहीं आई है जो होनी चाहिए थी। क्योंकि हमने देखा है तमाम मुद्दों पर, तमाम सरकारों में, कि जब इस तरह घटनाकांड होते थे तो विपक्ष कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सरकार की नाक में दम कर देता था। तो फिलहाल विपक्ष यहाँ पर मेल मिलाप में और अलग व्यवस्थाओं में, रणनीति में लगा है। 24 चुनाव को लेकर यहाँ मेल मिलाप भी चल रहा है और यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, पर सरकार की नाक में दम करने वाला अब तक जो विपक्ष होता था वो नजर भी नहीं आ रहा है। मलिक भाई, दोनों बातों का जवाब आपको देना है। जी सरकार की नाक में भी दम होगा और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है, अच्छा, पिछले 6 सालों में जी ये हत्याकांड हुआ है, तो जंगल राज कैसे है और कानून व्यवस्था कैसे खराब है जी, उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है जी कि अतीक हत्याकांड होता है और मुख्यमंत्री जी अपनी सुरक्षा बढ़ा लेते हैं, अपनी मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। अच्छा, तो जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो उसमें आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? सवाल नंबर 1। दूसरा, मैं कहूंगा कि आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए जी, 2021 और 22 के जी, उसमें कहा गया है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हत्याएं कहीं हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। 3717 मर्डर हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3717 मर्डर। अभी पांडे जी ने एक बात कही, कपिल सिब्बल ने कस्टोडियल डेथ की बात बोली, मैं सहमत नहीं हूं। गलत आंकड़ा पेश किया कपिल सिब्बल ने, मैं आपको सही आंकड़ा बताता हूं। नित्यानंद राय है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि 2021 और 22 की जनवरी तक उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है और 501 कस्टोडियल डेथ हुई है। मैं इस सरकार को चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे देश में तो नंबर 1 है ही, कस्टोडियल डेथ में पूरी दुनिया में नंबर 1 हो सकती है। अच्छा, क्योंकि मैं लॉयर हूं तो मैं जानता हूं कस्टडी में इतनी डेथ पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई होंगी जी। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, उत्तर प्रदेश ने हाथरस कांड देखा, उन्नाव कांड देखा और लखीमपुर कांड देखा, लेकिन एक नया कांड अभी देखा जो कि मीडिया ने छुपा लिया है जी। कौन सा? जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली थी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाठक जी कन्नौज थाने पे अपने साथियों के साथ हमला बोल देते हैं जी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो ये है यहाँ पे। लीजिए, 2 दिन पहले बस्ती में एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसमें लोकल बीजेपी लीडर्स इन्वॉल्व पाए जाते हैं जो उनके करीबी हैं, फैमिली के लड़की के। उन्होंने कहा बीजेपी के करीबी लीडर पाए जाते हैं कि उन पर आरोप लगाया। लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, ये सब झूठ बोलते हैं कि हमने दंगा मुक्त कर दिया, मर्डर में नंबर 1 कर दिया, दंगों से ज्यादा मर्डर तो आज हो रहे हैं। लीजिए,
और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं उसमें मर्डर हो रहा है। ऐसा हमने दिल्ली में भी देखा था, साकेत में भी देखा था, करकरडुम्मा में भी देखा था। वहां पे भी भाजपा की सरकार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंतर्गत है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वादा तो उन्होंने रामराज का किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है। ठीक है, अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और विपक्ष पूरी आवाज उठाएगा गौरव भाई आने वाले वक्त में, और हम अभी भी उठा रहे हैं जहां पे हमें मौका मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो जी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को इतने विज्ञापन दे रहे हैं कि सही खबरें पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा जी 6230 करोड़ प्रिंट मीडिया को दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा 9 साल में। अच्छा। और 6260 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए। योगी जी तो 160 करोड़ एक साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे खर्च कर देते हैं। अच्छा। तो सही खबरें कैसे दिखेगी जनता के सामने? अच्छा। कुछ पत्रकार हैं, कुछ चैनल है आप जैसे जो मुद्दे ढूंढ के लाते हैं और जिसपे सार्थक बहस कराने का प्रयास करते हैं। आपको बहुत बहुत नमन। ठीक है, इमरान लतीफ भाई, मेल मिलाप भी करते रहेंगे, कुछ संघर्ष भी करेंगे अब कि बड़ा मामला है और आप भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे थे, पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी मेल मिलापों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मेल मिलाप किसकी, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिक भी सब जानती है और हम खबरन भी सब जानते हैं और शायद आप भी जानते हैं। पर यहाँ पर अब किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं और कैसे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के लिए आप नींद से जगाने काम करते नजर आएंगे? प्रवक्ता आप, इमरान लतीफ। देखिए गौरव भाई, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है। अच्छा। आज जब हम और आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं लखनऊ की घटना का जी, तो इसी बीच अभी हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के जावेद साहब ने जिक्र किया कि बस्ती में एक घटना घटी थी, बहुत दुर्दांत घटना हुई है जी। 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया और इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के नेता का नाम आया है। अच्छा। और नाम नहीं आया बल्कि उसी के घर से जो है, घर के पास से लड़की का शव बरामद हुआ है और कई सारे साक्ष्य इस बात के हैं कि उसके घर में ही रेप हुआ जी। इस बात की जांच हो रही है। और जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो हमारी आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव जी वहाँ परिवार के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनका दर्द जान रही हैं और पूरी तरीके इस मामले के लिए संघर्ष करने की पटकथा लिखने का काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी घर बैठने वालों की पार्टी नहीं है, जहां जैसे संभव होता है हम लगातार सवाल उठाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं विवेक भाई, वो तमाम तरह से देखिए आज भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कभी कह रहे हैं बार एसोसिएशन के ऊपर ये बॉल फेंक दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं भाई हत्या तो होगी लेकिन आप कैमरा लेके मत जाया करिए। अच्छा। हत्या तो करनी ही करनी क्योंकि प्लान तरीके से कर रहे हैं। अच्छा। आपको बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं लग रही है कि जो कुछ इलाहाबाद में हुआ था, हाँ। अतीक अहमद और अशरफ के मामले में जी सेम स्क्रिप्ट लिखी गई, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी कस्टडी में है, यहाँ पर भी अभिरक्षा में है पुलिस। पर एक गनीमत है कि मीडिया का भेष धारण करके नहीं आए थे भाई, एक गनीमत हो गई। नहीं भाई, कोई ना कोई भेष धारण करके आए ना, वहां मीडिया का भेष धारण करके आए, यहाँ वकील का भेष धारण, तो स्क्रिप्ट तो एक जैसी है ना जी। और ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है जी, और इस स्क्रिप्ट से फायदा किसको हो रहा है? सबसे पहले ऐसी घटनाओं के पक्ष में बयान किस पार्टी के नेताओं का आता है? अच्छा। इससे साफ समझ जाना चाहिए कि मामला दरअसल है क्या। अच्छा। इनको रोकना नहीं है, इनको कानून व्यवस्था बेहतर नहीं करनी है। अच्छा। जब सांसद थाने पर हमला करेगा तो कहां से कानून व्यवस्था बेहतर होगी? अच्छा। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, कहीं पर बलात्कार की खबरें आ रही हैं और जब बलात्कार की आप खबर उठाकर देखेंगे, करीब से जाएंगे तो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता शामिल है इस अपराध में। इसी तरीके से आप अखबार उठाकर देखते जाइए, जिले दर जिले आपको अलग अलग तरह के अपराध मिलते जाएंगे। महिलाओं से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ तो तालिबान का राज है। तालिबान जैसे हालात उत्तर प्रदेश के आज बना दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी के राज में। यहाँ की जो सरकार है उसने, और जब कोई जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी
और जब ये इच्छा शक्ति ही नहीं होगी कि कानून को मजबूत करना है, जब खुद ही कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, अदालतों पर भरोसा नहीं है, जो भी कार्रवाई, जो भी इनका काम करने का तरीका है गौरव जी, वो अलोकतांत्रिक तरीका है, असंवैधानिक तरीका है, और ये अदालतों में इंसाफ पाने के बजाय खुद ही सड़क पर इंसाफ कर देना चाहते हैं। तो जब इस तरह की प्रवृत्ति से सरकार चलेगी तो इसी तरह के मामले सामने आएंगे। और अभी तो ये बहुत कम है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, अगर संविधान के दायरे से हम नहीं बंधे, अगर कानून के दायरे से हम नहीं बंधे, अगर अदालतों की शरण में जाने से हम ऐसे ही बचते रहे, तो अभी तो सड़कों पर मेरे ख्याल से कुछ दूसरा ही दृश्य देखने को मिलेगा कि जंगल राज से बदतर हालात उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। ठीक है इमरान भाई, विवेक सियासत लेने पहले मैं ब्रजेश यादव से बात करूंगा। ब्रजेश भाई, आपने जानकारी मुताबिक एक मीटिंग भी हुई है और कुछ मांगे भी रखी गई हैं, और मांगों को पूरे करने के लिए सरकार को यहाँ पर अल्टीमेटम भी देंगे। क्या महत्वपूर्ण मांगे थी और क्या अल्टीमेटम देंगे अगर सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जी, कल 3 बजे की घटना है जी, 3:50 की जी, आज शाम का 7 बज रहा है जी, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जी, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जिनको मुहैया कराई जानी थी, जी, कैसरबाग, वजीरगंज, जी, 2 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत कोर्ट परिसर आता है जी, तो क्या जो रिस्पॉन्सिबल पुलिसकर्मी थे या अधिकारी थे जी, उनके खिलाफ शासन ने कोई कार्रवाई की? जी, ये इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें तत्काल स्टेटमेंट शासन का आ जाना चाहिए। नहीं आया कि मैंने इतने पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया, मैंने इतने पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी लेचस है जी, ये न्याय के मंदिर का हमला है जी, और न्याय के मंदिर पे जो हमला हुआ है जी, उससे जनता भी आहत है, न्यायपालिका भी आहत है, शासन प्रशासन सबको आहत होना चाहिए। जी, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा जी, कि अगर हार्डेड क्रिमिनल है जी, तो उसके लिए क्या कानून अलग है जी, या कानून किसी नेता के लिए अलग है? बिल्कुल 302 सबके लिए एक है, एक 307 सबके लिए एक है जी, और सबको उसी चैन से गुजरना है। बिल्कुल एक ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद ही हमारा कन्विक्शन होगा जी, या मैं एक्विटल हो जी, बरी होऊंगा। जी। ये व्यवस्थाएं ब्रजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये भी था कि उस सवाल का मैं जवाब ये दे रहा हूँ। जी, आज हमारे वहाँ आम सभा हुई जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की आम सभा की जी, आम सभा में सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे जी, पहला प्रस्ताव हमने उनसे कहा है जी, कि हमें आप हर परिस्थितियों में जी, सोमवार तक दोषी सुरक्षाकर्मी जो भी वहाँ की जी, व्यवस्था देख रहे हैं जी, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं जी, तो मंडे को 12 बजे मीटिंग करके हम विधान भवन का घेराव करेंगे। जी, दूसरी मांग हमारी, जो मेटल डिटेक्टर वहाँ पे थे, स्कैनिंग होती है, जी, आप जाके देख लें, सारे मेटल डिटेक्टर डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई भी सामान, थैला, बैग स्कैनिंग से गुजरता ही नहीं है, कंप्यूटर चलते ही नहीं हैं। जी, तो ये घटना कल रिपोर्टर बना था, आज वकील बना है, कल आप लिखिए पुलिसकर्मी की भेष में वर्दी पहन के मारने आएगा अदालत में। अब पुलिसकर्मी ही बचे हैं और वर्दियां हर दुकान पे बिक रही हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो समाज का अन्य वर्ग बचेगा उस पे आजमाया जाएगा। जी। तो पहली जो डिमांड हमारी है जी। कि इनको मंडे तक हमें ये बता देना है कि कितने लोगों को इन्होंने कार्रवाई की या उस पर क्या किया। सेकेंडरी, पुलिस अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि मारने वाला एक था या उसके सहयोगी 2, 3, 4 थे। जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जी। पुलिस फिर लापरवाही कर रही है, कान में तेल डाल के बैठी हुई है। जी। और शासन प्रशासन भी उससे क्वेरी नहीं कर रहा है जी। कि एक सज्जन इतना बेअंदाजी से अदालत के अंदर आएगा और गोलियां चलाएगा, उसको जरूर सपोर्टिंग में कहीं ना कहीं से कुछ लोग अंदर होंगे। चूंकि हमारे अधिवक्ता भाइयों ने पकड़ा, वरना ये भी भाग जाता। मैं धन्यवाद देता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने बेबाक अधिवक्ता भाइयों को। जी। तो अंदर गहराई तक क्या है, ये जांच अभी तक 24 घंटे बाद भी नहीं आ पाई कि वो एक्यूज्ड कितने लोगों के साथ था, इसके पीछे किसका हाथ है। आज जो मुझको सुनने में आया, उन्होंने कहा कि हमें जुडिशियल इसको रिमांड पे नहीं लेना है, मुझसे इससे पूछताछ ही नहीं करनी है। अच्छा।
तो मैं और पूछताछ अगर नहीं करनी है तो अभी तक हमें शासन प्रशासन और पुलिस ने नहीं बताया कि हमारे डेवलपमेंट्स क्या हैं। आपके मीडिया के चैनल पे या रिपोर्टिंग नहीं आई है कि ये जो घटना घटित हुई इसमें किसका ब्रेन चल रहा था, बिल्कुल इसके पीछे कितने लोग थे, वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाया। देखिए जो सबसे बड़ा मामला हम लोगों के सामने आ रहा है, एक दहशत का माहौल है कोर्ट के अंदर। तीसरी चीज है कि हमने अपने कोर्ट परिसर के अंदर स्पष्ट जिला जज साहब से मीटिंग भी हुई है। एक आई कार्ड जारी होने जा रहा है अधिवक्ताओं को, वो आई कार्ड पहन के हम लोग अपनी वर्किंग करेंगे, जिसमें अधिवक्ता सब चिन्हित रहेंगे। और अगर सरकार इसमें मंडे तक हमें रिजल्ट नहीं देती है तो हमें विधान भवन तक कूच करने में कोई परहेज नहीं होगा। ठीक है ब्रजेश, ठीक है विवेक भाई, सबका जवाब आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें, कहीं जंगलराज भी बोला जा रहा है, और विवेक पांडे और ब्रजेश यादव दोनों ने आपको बताया यहाँ पर किस तरह से कमियां रही हैं। 24 घंटे समय भी दिए, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जांच अब तक नहीं हुई है, और इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं की जा रही है, क्या नीति है, क्या कुछ इसके अंदर कुछ अलग झोल झाल है। और जिस तरह से प्रवक्ता कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि तमाम जो आंकड़े हैं वो भी आपके खिलाफ है, चाहे वो कस्टोडियल डेथ की बात करें, चाहे डेथ की बात करें, चाहे हत्या की बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे हैं। देखिए गौरव जी, मैंने पहले ही कहा था कि रंजिशन हत्याएं किसी भी शासन में बंद नहीं होती। कस्टोडियल भी रंजिशन होती है क्या? और जिनको कस्टडी में डेथ की बात कर रहे हैं, होती है, जिन कस्टडी में डेथ की बात हो रही है, अब कोई अतीक अहमद का उदाहरण लेके आ जा रहा है, कोई मुन्ना बजरंगी का उदाहरण लेके चला आ रहा है, कोई संजू महेश्वरी जीवा का उदाहरण लेके चला आ रहा है। विषय जिस घटना पे हम चर्चा कर रहे हैं, लखनऊ कचहरी के सारे गेटों पे पुलिस की एक टीम तैनात रहती है। मेटल डिटेक्टर भी रहते हैं, एक्सरे मशीनें भी रहती हैं। आज हमारे बार के मित्र कह रहे हैं कि वो एक्सरे मशीनें ठीक से काम नहीं करती। बार के मित्र हैं, महामंत्री हैं, जिम्मेदारी है। क्या इसके पहले कभी बार एसोसिएशन ने किसी हाई पावर कमेटी को या अपनी जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट जज को इत्तला दी साहब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है, पुलिस की लापरवाही है? शायद बार के द्वारा ऐसा घटना भी नहीं होती थी ना। नहीं, रुक जाइए, बिल्कुल दी गई, पहले इनको सुन लीजिए, बिल्कुल दी गई। क्या इसके पहले इंटीमेशन हुआ? और अगर कोई कह रहा है आज की साहब वो पुलिस वाले वहाँ वीडियो गेम खेलते देखे गए, अंदर जो सुरक्षा बैरक में बैठी रहती, जो टेंट पीएससी के डाल के बैठे हैं, अंदर पीएससी की कंपनी पूरी तैनात है, वहाँ की बात दूसरी हो सकती, भाई वो रिहाइश में है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो ड्यूटी पे तैनात है, जिनकी एक्सरे मशीनों पे ड्यूटी लगी है, वो ऐसा करते होंगे। अगर ऐसा करते तो बार भी देखिए, न्यायपालिका भी कार्यपालिका का एक सहयोगी पार्ट है, इनके द्वारा इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट जज को, संभव है पुलिस कमिश्नर को दी जानी चाहिए थी। उस पर कार्रवाई होती। तो आपको क्या लगता है यहाँ बार दोषी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा बार दोषी, बार सहयोगी है। सहयोगी। और इसमें जितना बार अच्छे से सहयोग करेगा उतने से अच्छे से कार्रवाई आप नहीं करेंगे, सुन तो लीजिए, इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करेंगे, ये विषय सहयोगी बार हो जाए। ये इस तरह की नुक्ताचीनी का विषय नहीं है। ये गंभीर विषय है। न्यायपालिका के दरवाजे पे सुन लीजिए, न्याय के मंदिर में ऐसी हत्या हो रही है, एक दुर्दांत अपराधी की हत्या हो रही है, जिसका 35 साल, बोलेंगे आप? सुन लीजिए, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? 35 साल का जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है जी। 97 में जिसने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की हत्या की जी, और 35 साल का रिकॉर्ड है ये। छोटा मोटा कार्यकाल नहीं है गौरव जी, इसको ध्यान दीजिएगा। 35-33 साल कम नहीं होते हैं। तो समस्या ये है कि जो तमाम मुकदमों में उसको उम्र कैद, आपको संतोष है कि अपराधी मर गया है? अरे भाई सुन तो लीजिए, तमाम मुकदमों में उसको उम्र कैद भी है। मेरे ख्याल से ब्रजेश जी बेहतर बताएंगे, एक आध मुकदमों तो उसको उम्र कैद हो ही चुकी है जी। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी को बार बार कोर्ट परिसर लाने की आवश्यकता क्या है? भाई जिसे तमाम ऐसे बड़े अपराधी जिनका ट्रायल
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जा रहा है। नहीं, आईपीसी सीआरपीसी के जो प्रावधान है उनको तो हम सरकार के लिए बदलेंगे नहीं भाई। जो न्यायिक आपने जो सवाल उठाया है या तो सरकार, आप तो आईपीसी सीआरपीसी के कोर्ट की न्यायपालिका के प्रावधानों पे सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने कहा उनको बार बार लाने की क्या जरूरत है? ये व्यवस्था भी तो आपकी सरकार को करनी है ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू फिर उसकी पेशी करवाई जाए। भाई ये सरकार की व्यवस्था है ना, सरकार तमाम कानून विभाग किसके पास है गौरव भाई? कानून विभाग किसके पास है? जब कानून का क भी ना पता हो तो क्या जरूरत है ऐसे जिम्मेदार विभाग को अपने पास रखने का? सुन तो लीजिए, इनकी आदत, इन लोग की हालत ये है। देखिए, आपको एक लेटरहेड दिखाना चाहूंगा। इन्होंने ऐसे अपराधियों को संरक्षित किया है, भगवे रंग का लेटरहेड बना लो, गौरक्षा दल लिखवा दो, राष्ट्रीय संरक्षक बना दो इनके गृह मंत्री को। और कारी फतेहुद्दीन खान कादरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गौ सुरक्षा दल के, एफसीआई के पूर्व मेंबर हैं, जिनके ऊपर 9 मुकदमे, 6 मड़ियाओं में, हसनगंज में 2, अटरिया में 1, पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में नामजद है। लेकिन बात सही कह रहे हैं, ट्रायल पे इसलिए नहीं लाना है क्योंकि अगर ट्रायल पे लाएंगे या कोर्ट पे पेशी पे लाएंगे तो इनके लोगों को भी आना पड़ेगा। फिर ऐसे जो ये भगवे रंग के जो ये देखिए चला रहे हैं ये लोग, ये देख लीजिए, विषयांतर नहीं, आप न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं। पुलिस रिमांड नहीं लेगी, रिमांड नहीं लेगी तो आगे की प्रोसीजर अभी भैया ने अभी बताया कि नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पहली बात तो एक अधिवक्ता के नेतृत्वकर्ता पे आप सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि आप अपने नेतृत्वकर्ता की बात करिए जो कि मुंह तक नहीं खोल रहा है। ऐसे हत्या करा के आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं, आप लोग जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। 10 बार कहा है उत्तर प्रदेश की खुफिया तंत्र कमजोर है, बॉर्डर स्कीम हटाइए, पुलिस के जवान खुद आत्महत्या कर रहे हैं, इनको कोई सरोकार नहीं है, राजनीतिक मंचों से वाहवाही लेनी है। अतीक अहमद के मामले में मास्टरमाइंड गुड्डू मुस्लिम अभी तक नहीं पकड़ा गया, उनकी धर्मपत्नी का नहीं पता, लेकिन वाहवाही पूरी लपेट ली इन्होंने, उसका साम्राज्य हमने खत्म कर दिया। अरे न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन आप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपके नेताओं ने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। अगर न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे तो वो भी ट्रायल के उसमें आएंगे। सिंह जी की तरह अतीक अहमद कुत्ते से हाथ तो नहीं मिलाते देखेंगे कहीं। उनको तो हनुमान बना दिया था आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी, फूलपुर चुनाव में तो हनुमान बना दिया था। आप विषयांतर कर रहे राजनीति की तरफ ले जाकर के, आप विषयांतर कर रहे भाई। आप अतीक अहमद के साम्राज्य बिखरने से इतना दुखी है? हम दुखी नहीं, आप न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करके अधिवक्ता समाज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप बार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जाके देखिए पहले आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, आप जाके देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया आपने, आप जाके देखिए आपने पहुंच चुकी है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट लखनऊ में क्या सुविधाएं दे रखी है, जाइए देखिए पहले आप। पहले देखिए ये सारी चीजें बार का सब्जेक्ट है। बार तो लिखती है, बार तो बार बार निवेदन करती है। और सुन लीजिए, विश्वास स्कीम पार्ट 2 में इनकी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 7,000 करोड़ ई कोर्ट के लिए प्रस्तावित किया है। कहाँ है भैया वो पैसा? क्यों काम नहीं शुरू हुआ अभी तक ई कोर्ट के लिए? अब रुक जाइए, सुन लीजिए, बताइए, आप बताइए, मैं बिल्कुल पूछूंगा। रुक जाइए, जो विषय है विषय पर रहिए, विषयांतर अगर विषयांतर नहीं कर रहा, आप सवाल नहीं उठा सकते। कोर्ट की सुरक्षा का दायित्व तो वहां पे कोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज होता है गौरव भाई, उसको तनख्वाह मिलती है बकायदा, उसकी मॉनिटरिंग ये नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। भगवान भरोसे छोड़ रखा है सब कुछ इन्होंने। आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो, चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, आप छवि सुधार करके पद आपको मिल रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए विषय को डिरेल करना चाहते कर लीजिए, इससे विषय पे कुछ मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि बार जितना अच्छे से सहयोग करेगी उतने अच्छे से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद होगी। बार की एक लंबी बार ने आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि घेराव कर लेगा अगर कार्रवाई नहीं करेगा। उनका पक्ष है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि जांच नहीं हुई, एसआईटी गठित हो चुकी, फॉरेंसिक टीम आज ही गई है जांच करने, कोर्ट रूम जहाँ घटना घटी वहाँ फॉरेंसिक टीम ने विजिट किया है। इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी अगर बार कहते साहब जांच नहीं हो रहा तो अब कौन सी जांच होनी चाहिए? फॉरेंसिक टीम जांच शुरू कर चुकी है। आगे जैसे जांच बढ़ेगी उसमें पूछताछ सबसे होगी। ये कहना कि साहब कुछ भी नहीं हुआ तो ये ठीक नहीं है। एसआईटी कल ही शाम गठित हो चुकी, कार्रवाई चल रही है। आप मानते कानून व्यवस्था बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया। कितनी एसआईटी की रिपोर्ट आ गई बताइए जरा, कितनी एसआईटी की रिपोर्ट आज तक आ गई जो इन्होंने गठित की? 500 से ज्यादा एसआईटी जो गठित कर चुका है अलग-अलग मामलों में, किसी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है, बस एसआईटी बन जाती है खानापूर्ति करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। भले भाई आप बताओ एक क्वेश्चन बताया कि कोर्ट में वित्त मंत्री ने इतना पैसा दिया, फलाने बिल्कुल दिया, आप ही की भाई सरकार है। सुन लीजिए, इसके मैं तमाम उदाहरण आपको बता दूंगा, मुझे पिछले भी तमाम उदाहरण याद है। बिल्कुल बहुत बड़ा पैसा जुडिशरी को दिया जाता है, लेकिन जुडिशरी उसमें संख्यात्मक आंकड़े बताइए, बहुत बड़ा पैसा मत दीजिए। सब भाई आप बात सुनिए, बताइए कितना दिया जाता है। मैं बताता हूँ जुडिशरी को कितना दिया जाता है। अगर कोई बजट आता है तो जुडिशरी के लिए केवल 2 करोड़ 5 करोड़ का प्रावधान होता है, और आप उससे बोलते हैं कि पूरा जुडिशियल सिस्टम में आप चला लेंगे। यहाँ पे सुन तो लीजिए, जब कोविड में हमारी अधिवक्ता बने, हमारी बार मांगती रही, बार सहयोग मांगती रही, लेकिन बार का किसी ने सुनवाई नहीं की। बार के सहयोग, ये बार के
फंडिंग का विषय नहीं है, बात फंडिंग की नहीं, बात है झूठ बोलने की। बात अपने सरकार की छवि सुधार के लिए सरकार ने बहुत अधिवक्ताओं पे सवाल, बार पे सवाल नहीं उठा सकते। चलिए कोई सवाल नहीं उठाया। देखिए ऐसा नहीं कि विधि विभाग को पैसा नहीं दिया जाता, बहुत बार ऐसे उदाहरण हैं। तमाम आपके बार काउंसिल के मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने बताया कि साहब हम प्राइम मिनिस्टर तक से मिले, उन्होंने एक घटना बताई, मनमोहन सिंह जी से मिलने गए थे। लेकिन समस्या क्या है कि जो फंड आपके आता है जुडिशरी सिस्टम को, वो आपके न्यायपालिका के अंदर जो आपका अधिकारियों का सिस्टम उसी में निपट जाता है। बार को वहां से फूटी कौड़ी नहीं मिलती, ये आपका इंटरनल का वो अधिकारी आपके हैं ना, बार के तो पदाधिकारी होते हैं भाई, अधिकारी तो आप ही के हैं। गौरव भाई क्या कह रहे हैं, अपनी सरकार पे सवाल उठा दिया इन्होंने। ये आप ये कुतर कर रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं भाई? अधिवक्ता आपने कहा अधिकारियों घोटाला है, इन्होंने कहा अधिकारियों के माध्यम से पैसा आता है, वो भी बाहर के पदाधिकारियों को मिलता नहीं, अधिकारी तनख्वाह लेता है, बाहर का पदाधिकारी तनख्वाह नहीं लेता। आप पहले पता कर लीजिए, जुडिशरी में अधिकारी कोई पीसीएस आईएएस नहीं जाते, आप कौन लेता है? आप पदाधिकारियों पे सवाल उठाएंगे? पहले समझ लीजिए, आपका कहने का मतलब पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? पहले जान लीजिए, आप उसको अगर गंभीरता समझना, आप गंभीरता से समझाइए। अब आप ऐसे जा नहीं सकते इस बात को। जुडिशरी में जो फंड आता है आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ही प्रोसेस में पूरा फंड निपट जाता है, आपकी बार को फूटी कौड़ी नहीं मिलती। मैं भी जानता हूँ इस विषय को। तो वो कौन बांटता है? सरकारी अधिकारी तो होते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। कोई सरकारी, आप सिर्फ जुडिशरी के अधिकारी होते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र, उसमें कोई सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। पैसा देते किसको है? जाइए, लंबा विषय वो, तो रोक दीजिए ऐसा पैसा। क्यों भ्रष्टाचार हो गया? लीजिए सामने आ गया। भ्रष्टाचार अब आप बोल नहीं पा रहे हैं अभी। बार को जिम्मेदार समय कम, ठीक है। किस बात की जिम्मेदारी बार को? बार की जिम्मेदारी नहीं है। बार क्या करना फंड आपकी तरफ से आता है, आप भाई ये फंड का विषय थोड़ी है, एक सुरक्षा लीजिए। चले ठीक है, मलिक बोलेंगे, मलिक काबिल बोलेंगे। हो गया आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। दिव्य भाई दोबारा आपकी बात लूंगा, दिव्य भाई दोबारा बात लूंगा। बार का सहयोग अपेक्षित है। हो गया मलिक काबिल बोलेंगे, मलिक काबिल सरकार ठीक है, विवेक साहब हो गया, दोबारा लूंगा। मलिक काबिल बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? जी जी, ये बहुत शर्मनाक है कि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, तो फिर मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई अतिक हत्याकांड के बाद? जी कौन कहता बढ़ा दी? क्या इसका आपके पास सारे समाचार पत्रों में लिखा है, सारे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लिखा है। मैं बिना पढ़े नहीं बोलता हूँ आपकी तरह। जिस कैटेगरी की सुरक्षा उनको थी, उसी कैटेगरी की आज भी है। पहले जेड प्लस नहीं थी क्या? लोग पहले भी जेड प्लस थी। और संवैधानिक मूल्यों को दीमक की तरह चाट रहे हैं ये लोग। अच्छा, और ये बिल्कुल भी संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। अच्छा, जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी गोडसे ने, उसका भी ट्रायल हुआ था। अभी ब्रजेश जी ने बताया कि इंदिरा जी का जिसने हत्या की थी उनका भी ट्रायल हुआ था, राजीव जी का हुआ था, उनका भी ट्रायल हुआ था। तो ये कौन होते हैं सजा देने वाले, जश्न मनाने वाले? जी हर चीज पे जश्न मनाते हैं जी। हत्याओं के गिद्ध बन गए हो क्या आप लोग? कानून में विश्वास है या नहीं है? संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? हमें तो पता है नहीं मानते हो, लेकिन दिखावा करना बंद कर दो जी। संविधान की शपथ लेते हो, झूठी शपथ तो मतलब कम से कम बोल दो हम नहीं मानते, हम शपथ नहीं लेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। आपके कानून अलग है, देश के संविधान से जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, देश में कांग्रेस का शासन था, अच्छा आपने हत्या रोक ली थी क्या? अच्छा बोलिए। रंजन हत्याएं लतीफ जी किसी शासन काल में समाप्त नहीं हो पाती है। उस पर सरकार कार्रवाई तत्परता से करती है, बात तो रखता है। बलात्कार कर रहा है बस्ती में, उस एमपी को पकड़ो जो थानों में जाके हमला कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका। मुकदमा लिखा गया, पुलिस अपना कार्रवाई होगी। आप क्यों दुबले हो रहे हैं? जी आपके दुबले हो रहे हैं बोल रहे हैं। मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई होगी, ठीक है। इमरान लतीफ क्या बोल रहे भैया, आप बोल दीजिए। देखिए गौरव भाई, सीधी बात एक लाइन की है कि जब देश दो तरह की विचारधारा से चलता है। अच्छा, एक विचारधारा होती है गोडसे की गोली वाली विचारधारा। अच्छा, और दूसरी विचारधारा होती है गांधी की बोली वाली विचारधारा। क्या बात। तो देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि आजकल चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे केंद्र की बात कर ले, वहां पर जो लोग सत्ता के अंदर हैं वो गोडसे की गोली वाली विचारधारा को मानने वाले गोद के मार डाले थे आम आदमी पार्टी के दंगाई, वो किस विचारधारा के? इमरान भाई लोकतंत्र से मंतव्य पार्टी के दंगाइयों ने गोद के मार डाला था, वो किस विचारधारा के थे? केजरीवाल क्या वो? ये कभी लोग भाई सुन नहीं पाएंगे जी। विवेक से तो कुछ बोल रहा है, आपसे बोलिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दंगाइयों ने आईबी के एक अधिकारी को गोद के मार डाला था, वो कौन सी विचारधारा थी? आम आदमी पार्टी की थी? हाँ। अरविंद केजरीवाल की थी जी। या कहाँ से लेके आए थे विचारधारा जो आईबी अधिकारी को चाकू से गोद के मार डालती है जी?
घटना बताओगे? मुझे ही पता है। भूल गए? देखिए ये एक से एक मनोहर कहानियां सुनाने का काम करते हैं। मनोहर कहानियां नहीं है और आज ये सारे समाचार पत्रों, सारे चैनलों में ये कहानी नहीं है, पुलिस घटना हुई थी। आम आदमी पार्टी के दंगाई इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा, ये गोडसे की गोली जो चल रही है, ये हम तो किसी अपराधी के मरने का स्यापा नहीं कर रहे, जिसे दर्द हो स्यापा करे। पर भी गोडसे की गोली चलाई जा रही है। अदालतों हम के किसी ऊपर भी दुर्दांत गोडसे अपराधी की के गोली मरने चलाई का दुख जा नहीं रही है। करते। पूरे आपको देश दर्द के है, आप स्यापा लोकतांत्रिक करिए, या संवैधानिक आपको स्यापा ढांचे मुबारक के हो। ऊपर गोडसे की गोली चलाई हाँ, जा ये रही ठीक है। है कि अपराधी और ने इस अपराध गोडसे किया, उस पर की कार्रवाई गोली होगी, वाली पकड़ा जाएगा, विचारधारा से देश पकड़ा को गया, आजादी कार्रवाई की होगी। जरूरत है। लेकिन हम उत्तर उसका कोई प्रदेश गम नहीं को मनाते आजादी की अपराधियों के जरूरत मरने का। क्योंकि अच्छा। जब तक समाजवादी पार्टी के लोग मनाए, कांग्रेस के मनाए, आम आदमी पार्टी के लोग मनाए, आपके अपराधियों से रिश्ते हमारे नहीं। चलो ठीक है। लोकतंत्र की हत्या विवेक पांडे बोलिए। संविधान की हत्या करेंगे, कानून की हत्या करेंगे, अदालतों की हत्या करेंगे। इमरान भाई हो गया, इमरान भाई हो गया, अपने कृत्य से इमरान भाई हो गया, वास्तविकता ये है। गांधी के आचरण की उम्मीद इमरान भाई हो गया। वास्तविकता विवेक पांडे बोलेंगे, लोकतंत्र और विवेक पांडे। संविधान को बचाने वाले उम्मीद नहीं कर सकते ठीक है, इमरान भाई हो गया। संविधान बचाते वास्तविकता ये बचाते है गौरव भाई, वास्तविकता ये है हाँ। कि जिस तरीके की हवा और फिजा इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पूर्व में आपराधिक मामलों में खुद दोषी थे, उन लोगों ने सत्ता हासिल कर ली। जी। अब वो सदन में बैठ करके अपने मुकदमे वापस लेने के बाद ये समझते हैं कि इस कानून को जैसे चाहे वैसे चलाया जा सकता है। अच्छा, उनकी न्यायपालिका पे उनका अगर भरोसा होता तो निकाय चुनाव में ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई होती ट्रिपल टेस्ट की अनिवार्यता को लेकर के। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दुर्भावना की बात यह है कि योगी जी की सरकार में केवल और केवल एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुर्भावना से प्रेरित लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अरे आप सब पे कार्रवाई करिए, आपने तो 63 की लिस्ट निकाली थी भाई। अच्छा। 63 में मुझे लगता है अभी 3 या 4 दुर्भावना वाला शब्द कहाँ से आ गया? नहीं, दुर्भावना इसलिए, सुन लीजिए ना, अब इस पे आपने सवाल बढ़िया कर दिया। दुर्भावना इसलिए है क्योंकि देखिए, जब आप वहां तो आपने अतिक असरफ का नाम नहीं लेते, यहाँ किसका नाम सुन लेंगे? लीजिए, जब आप कानून को नहीं मानते, अच्छा, राज्य में होने वाले अपराधों पे आप एक विशेष मानसिकता से कार्रवाई करते हैं। अभी इनके जो एक उदाहरण दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया उदाहरण था। इन्हीं के एक ठाकुर कुंदन सिंह, बस्ती गैंगरेप पे उन लोगों ने मिलकर एक बच्ची का बलात्कार तब तक किया जब तक वो कोमा में नहीं चली गई। अच्छा, अगर दम है, औकात है, चलवाइए बुलडोजर भाई। कहाँ गया बुलडोजर? सबसे बड़ी बात है, आपके जब आपसे सजातीय लोग होते हैं, जब आपकी पार्टी के लोग होते हैं, तब बुलडोजर नहीं दिखाई देता। लेकिन जब बात विपक्ष की आएगी, बात किसी और समुदाय की आएगी, तो आपका बुलडोजर सबसे पहले। बाबा बुलडोजर नहीं है। अच्छा। बाबा भ्रष्ट हो चुके हैं, सबसे बड़ी बात, मानसिकता ही भ्रष्ट हो चुकी है। लीजिए, आप कानून व्यवस्था, जैसे सुन लीजिए मेरी बात, हाँ। उत्तर प्रदेश में हमने कई बार यहीं पे डिबेट की, मैंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो बॉर्डर स्कीम हटाइए। आपकी उसकी वजह से कानून व्यवस्था, फिर आप बॉर्डर नहीं मेरी बात आ जाए, मेरी बात आप बोल लीजिएगा। मैंने कहा बॉर्डर स्कीम हटाइए, समय कम है, क्योंकि आपका खुफिया तंत्र मजबूत नहीं हो रहा है, आपका खुफिया तंत्र कमजोर है। कोई सिरे से खाली जगह कुछ सुनने वाला नहीं आपकी बॉर्डर भाई आप नहीं सुनेंगे क्योंकि आप तानाशाह लोग हैं। अच्छा। आपको तो केवल और केवल अर्दली चाहिए, आपको पुलिस थोड़ी चाहिए, आपको अर्दली चाहिए। अच्छा। जिसको आप चुनाव में कहें कि इसको लठ बजाओ तो लठ बजाया जा करके। हो गया। भाई सबसे बड़ी बात, आप मानिए मत मानिए, उत्तर प्रदेश को कबीले की तरह जंगल राज्य में तब्दील कर चुके हैं। जंगल साफ हो रहा है विवेक जी, इस्तीफा दे दीजिए, जंगल इस्तीफा दीजिए। अगर ऐसी बलात्कारों की बलात्कार की लिस्ट साफ हो रहा है। ये देखिए, बस्ती में रेप, जालौन में रेप, पिता ने आत्महत्या कर ली, पिता ने आत्महत्या कर ली, लखनऊ के पारा में रेप, हापुड़ में रेप, गोरखपुर में बंद फैक्ट्री में रेप। बताइए, और कोई जवाब नहीं है। इन बलात्कारों को भी ये अपना अनुशासन मानते हैं, इन बलात्कारों को ये सुशासन बनाते हैं, इन बलात्कारों को रामनाथ बताइए। ठीक है, बलात्कारियों की मानसिकता है भाई। टाइम इज ओवर, डिबेट इज ओवर। आप सबके कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बोलिए जी। देखिए, हमारे विवेक श्रीवास्तव भाई ने एक बात कही जी। देखिए, हमारी जो बार है जी, वो अधिवक्ताओं की बार है। बिल्कुल 20 से 25 हज़ार लोगों की स्ट्रेंथ है जी, जो एडवोकेट्स हैं जी। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं। बहुत बढ़िया। हमारी अपनी एक समाज में अलग पहचान है जी। उस पहचान के तहत जैसे 2-3 बातें आपने कही, मैं आपको का स्वागत करता हूं कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ में। जी। भाजपा जी के जो प्रवक्ता जी हैं हमारे विवेक श्रीवास्तव भाई साहब, खुद आके देखें जी, कितने एक्सरे मशीन काम कर रहे हैं जी, कितने पुलिस वाले वर्किंग कंडीशन में बैठे हैं। दूसरी चीज़ है, आप इतला की बात करते हैं, मैंने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस इलाहाबाद सबको दिए। व्यवस्थाएं न्यायपालिका में ध्वस्त हो चुकी हैं जी। आप पीएससी एक कंपनी की बात करते हैं, आप जाके देखिए जी, बार को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है शासन प्रशासन से। जी। हमारा 50 रुपए जो मासिक
सब्सक्रिप्शन है वो एडवोकेट्स देखता है और उसी की बदौलत हम 18,000 वकीलों का नेतृत्व करते हैं। उन्हीं के शासन से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, बार एसोसिएशन को कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, आप लोगों को अगर फंडिंग आप लोग देते हैं तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को देते होंगे। लोकल बार एसोसिएशन को सरकार कोई फंडिंग नहीं देती है, जुडिशरी कोई फंडिंग नहीं देती है। हम अपना कुआं खुद खोदते हैं, खुद पानी पीते हैं। आपने एक एसआईटी की बात कही, मैं आपको 1 महीना पहले की एसआईटी जो गठित हुई थी जिसमें 1 महीने का टाइम दिया गया था, उसकी क्या रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट पटल पे है? 1 सप्ताह का ये टाइम दिया गया, इसकी भी कोई रिपोर्ट पटल पे नहीं आएगी। पुनः मैं इस बात को कह रहा हूँ, 24 घंटे हो रहे हैं, इस घटना के पीछे क्या गहराई है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, सामने आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है, आगे भी नहीं आया है। ये आपके पुलिस तंत्र और खुफिया तंत्र की विफलता है, इसे सबको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे हर पार्टी, वर्ग, मजहब सबको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे नंबर्स आप क्लेम पड़े हैं, एडवोकेट्स की डेथ हुई है, तो हमें देखिए किसी पार्टी किसी लेवल पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है वो निंदनीय है। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उसकी निंदा करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जो सच है उसको उजागर सामने लाएं। ठीक है, आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। कि यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर महत्वपूर्ण के साथ साथ बड़ी अच्छी भी रही है, क्योंकि यहाँ पर सबने अपना पक्ष रखा है। पर बीजेपी प्रवक्ता लगातार ये बात कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, घटनाएं होती रहेंगी और रंजन घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से बार के महामंत्री ने भी ये बात कही कि अभी भी तमाम लूपहोल बाकी है, अभी भी तमाम जगहों पे काम करना बाकी है, अभी भी तमाम जो मापदंड हैं उन पर अभी भी कुछ निगरानी बाकी है, चाहे वो मेटल डिटेक्टर हो, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो। काम करेंगे तभी यहाँ पर कुछ बेहतर परिणाम आएंगे, अन्यथा इस तरह की हत्याएं हमारी कानून व्यवस्था को भी मुंह दिखाती हैं और ये बताती हैं कि हम बातें भले ही बड़े बड़े करें, पर अब भी हमको कानून व्यवस्था के लिए बहुत कुछ काम करना बाकी है। हम राज कितने भी कहें, कितने किसी भी राज की लाने की बात करें, पर मेरा मानना ये है कि केवल कानून का राज ले आए वही अपने आप में पर्याप्त होगा और जनता उसी से खुश रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।